ऑल राइट गाइज, तो अगर आपका बजट है 35,000 रुपये के आसपास तो ऐसे में दो फ़ोन्स हमारे पास हैं। एक है सैमसंग गैलेक्सी S24 FE और दूसरा स्मार्टफोन अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है जो कि है ओप्पो रेनो 14। इसकी काफ़ी सारी एड्स वगैरह भी आपने देखी होंगी और ऐसा बताया जा रहा है कि इस फ़ोन का कैमरा एकदम नेक्स्ट लेवल है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे वीडियो में आगे। फिलहाल यहाँ पे अगर हम बात करें दोनों स्मार्टफोन के प्राइसिंग की, तो देखो भाई, जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था तो लगभग से 50,000 के आसपास इस फ़ोन की प्राइसिंग थी, लेकिन अभी ये प्राइस घट के आपको 35,999 में देखने को मिल रही है। और चूंकि अभी सेल वगैरह चल रही है तो हो सकता है कि कार्ड ऑफर वगैरह थोड़ा सा और भी आपको मिल जाए। वहीं जो ओप्पो रेनो 14 है इसकी प्राइसिंग है 37,999। तो अगर आप कंफ्यूज है कि भाई दोनों स्मार्टफोन में से लिया कौन सा जाए, तो ये वीडियो देखते रहो। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा फोन बेटर है। और हाँ भाई, वो सब्सक्राइब बटन दबा दो ताकि ऐसे वीडियोस मिस ना हो। अब देखो, एक चीज़ यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, जो ओप्पो रेनो 14 है ये आपको 37,999 का तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो रैम है वो 8 GB की है, साथ में स्टोरेज आपको 256 GB मिलेगी। वहीं अगर आप सैमसंग पिक करेंगे 35,000 रुपीज़ के आसपास, तो इसमें आपको 8 GB प्लस 128 GB स्टोरेज मिलेगी। और अगर आप 256 GB के लिए जाओगे तो मेरे भाई आपको देना पड़ेगा लगभग से 42,000 के आसपास। अब देखो, जब आप दोनों स्मार्टफोन को अपने हाथों में होल्ड करोगे तो यहाँ पे ओप्पो रेनो 14 थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर टू सैमसंग। और यहाँ पे इसकी जो लेंथ है ऊपर नीचे की, ये भी थोड़ी सी कम है, जबकि यहाँ पे ये फ़ोन थोड़ा सा मोटा है, 8 mm थिक है, तो इसको होल्ड करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। और यहाँ पे अगर हम बात करें इस फोन के थिकनेस की, तो ये है 7.4 मिलीमीटर की। इवन अगर हम बात करें यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की, तो भाई दोनों ही फ़ोन काफ़ी प्रीमियम फील होते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर आपको मेटल का फ्रेम देखने को मिलता है। स्पेसिफिक मेटल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एल्युमिनियम एलॉय का यूज़ करा गया है। हालांकि ये जो सैमसंग का स्मार्टफोन है थोड़ा सा स्लिपरी फील होता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो टेम्पर्ड ग्लास है वो भी मुझसे ब्रेक हो गया था, क्योंकि बार बार ये फ़ोन फिसल जाता है। और यहाँ पे साइड वगैरह में आपको डेंट वगैरह भी देखने को मिल जाएगा, तो ये भी एक चीज़ आप देख सकते हो। अब यहाँ पे इसका जो ग्लास है वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा मैट फिनिश के साथ में आता है, लेकिन हल्का सा यहाँ पे ग्रिप देता है, तो आप डेफिनेटली इसको बिना कवर के यूज कर सकते हो। बाकी दोनों फोन को आप देख के बताओ कि आपको किस फोन की डिजाइन ज्यादा बेटर लग रही है। अब यहाँ पे जो ओप्पो रेनो 14 है इसके अंदर आपको देखने को मिलती है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन इसके डिस्प्ले साइड में, जबकि यहाँ पे जो सैमसंग गैलेक्सी S24 FE है इसके सामने आपको देखने को मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन। और अच्छी बात यह है कि इसके बैक साइड में भी आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। अब गाइस, IP रेटिंग की बात कर ली जाए तो ओप्पो रेनो 14 के अंदर आपको IP68 प्लस IP69 की रेटिंग देखने को मिलती है। और ओप्पो वाले थोड़ा ऐसा प्रमोट भी इसको कर रहे हैं कि अंडर वाटर आप शॉट्स भी ले सकते हो, मतलब कैमरा यूज़ कर सकते हो पानी के अंदर। तो हाँ भाई, इस फ़ोन को आप 2 मीटर तक गहरे पानी में 30 मिनट तक इसको रख सकते हो, इस फ़ोन को कुछ भी नहीं होगा, ऐसा ओप्पो वाले क्लेम कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसके IP रेटिंग की, तो हाँ IP68 की रेटिंग यहाँ भी आपको देखने को मिल जाती है। और 1.5 मीटर गहरे पानी में ये भी 30 मिनट तक सर्वाइव कर सकता है। और हाँ, जितना भी हमने दोनों स्मार्टफोन को यूज़ किया है, ओप्पो रेनो 14 यहाँ पे लाइटर फील होता है, क्योंकि इसका जो वेट है वो है 187 ग्राम्स का। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी S24 की, तो इसका जो वेट है ये है 213 ग्राम का। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। इसके अलावा भाई दोनों स्मार्टफोन में हमने म्यूजिक भी सुना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्पीकर्स की, तो डुअल स्टीरियो टाइप के स्पीकर्स आपको दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन लाउडनेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ओप्पो रेनो 14 थोड़ा सा ज़्यादा लाउड है, लेकिन अगर आप वॉल्यूम को फुल कर दोगे तो यहाँ पे डिस्ट्रॉशन आपको फील होगा, मतलब इसकी क्लियरिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी S24 का स्पीकर ज़्यादा क्लियर, ज़्यादा क्रिस्प और एकदम मतलब सूदिंग वाइब आपको देगा, इवन अगर आप इसको फुल भी कर ले तब भी। इसके अलावा भाई दोनों स्मार्टफोन के फिंगरप्रिंट स्कैनर को भी हमने चेक करा है, तो यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पे ओप्पो रेनो 14 थोड़ा सा फास्ट है, लेकिन अगर आप डिस्प्ले को ऑन करके यहाँ पे अगर फिंगरप्रिंट यूज करोगे, मतलब लाइट अप करके, तो यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन सेम टाइम पे अनलॉक हो जाते हैं। इसके अलावा भाई दोनों स्मार्टफोन में आपको फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है विद 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट। हालांकि यहाँ पे जो डिस्प्ले यूज करी गई है ये है डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले, जहाँ पे 1900 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। वहीं जो ओप्पो रेनो 14 की डिस्प्ले है यहाँ पे OLED टेक्नोलॉजी का यूज करा गया है। लेकिन जब हमने दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्लेस को इन डेप्थ टेस्ट करा तो यहाँ पे HDR भी हमने चेक करा, भाई HDR 10+ को सपोर्ट करते हैं। साथ ही में यहाँ पे हमने YouTube पे भी 4K वीडियो प्ले करी HDR वाली, तो भाई दोनों स्मार्टफोन
स्मार्टफोन में 4K HDR आराम से प्ले हो जाता है और बिल्कुल भी नहीं अटक। इसके अलावा जो डिस्प्लेस के कलर है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले काफ़ी सैचुरेटेड है, काफ़ी बढ़िया ब्राइटनेस आपको देखने को मिलती है इंडोर के अंदर। आउटडोर के अंदर भी अगर आप यूज़ करेंगे तो एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो यहाँ पे बात करें दोनों स्मार्टफोन के बैटरी लाइफ की, तो भाई यहाँ पे ड्रास्टिक चेंज है। अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करते हैं Oppo Reno 14 की, तो भाई इसके अंदर आपको देखने को मिलता है 6000 mAh की बैटरी, साथ में आपको देखने को मिलती है 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग। जबकि अगर हम बात करें इस फ़ोन की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है 4700 mAh की बैटरी, साथ में आपको 25 वॉट की चार्जिंग। भाई 25 वॉट क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो अगर आप कंपेयर करोगे दोनों स्मार्टफोन के बैटरी को, तो यहाँ पे जितना भी हमने यूज़ करा है लगभग से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप मिला है Oppo Reno 14 से, और 1 दिन का बैटरी बैकअप मिला है Samsung के S24 FE से। बाकी चार्जिंग टाइम की अगर हम बात करें तो इस फोन को चार्ज करने में, मतलब 0 to 100% चार्ज करने में, वैसे तो कंपनी क्लेम करती है 48 मिनट्स तक के आसपास, लेकिन मुझे 52 मिनट लगा है इस फोन को फुल चार्ज करने में। जबकि अगर हम बात करें इस सैमसंग के फोन की, तो यहाँ पे 25 वॉट के चार्जर से अगर आप चार्ज करोगे तो लगभग से 30 मिनट आपको लग जाएंगे 50% ही कंप्लीट करने में। तो अगर आप 100% कंप्लीट करोगे तो लगभग से 1 घंटे से ऊपर लगने वाला है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि भाई चार्जर भले ही सैमसंग ने नहीं दिया, लेकिन चार्जिंग स्पीड कम से कम 60-65 वॉट तो देनी ही चाहिए थी। दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर आपको एंड्रॉइड 15 का सपोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा अपडेट प्रॉमिस करता है वो है सैमसंग। 7 ईयर्स का एंड्रॉइड अपडेट, साथ में यहाँ पे 7 ईयर्स का सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेगा। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पे Oppo Reno 14 की, तो यहाँ पे 3 ईयर्स का एंड्रॉइड अपडेट, साथ में 4 ईयर्स का सिक्योरिटी अपडेट प्रॉमिस करा गया है इस फोन के अंदर। बाकी यूज करने में आपको पता ही है कि सैमसंग UI ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एड्स तो आपको देखने को नहीं मिलते, और बहुत ज़्यादा ब्लोटवेयर मतलब प्री इंस्टॉल ऐप्स भी नहीं आते। तो कहीं ना कहीं आपको स्मूथ एक्सपीरियंस होगा, बहुत ज़्यादा लैग भी नहीं करता अनटिल अनलेस जब तक ये फोन हीट ना करे। Oppo Reno 14 की तो यहाँ पे ColorOS 15 आपको देखने को मिलता है, काफी स्मूथ ये भी है, कोई लैग नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़े बहुत जिटर्स आपको देखने को मिलेंगे। अब गाइस यहाँ पे बात कर लीजिए दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, तो भाई Oppo Reno 14 में आपको देखने को मिलता है MediaTek Dimensity 8350 चिपसेट, जो कि एक ऑक्टा कोर बेस्ड चिपसेट है। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पे Samsung Galaxy S24 FE की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा Exynos 2400E चिपसेट, जो कि एक डेका कोर चिपसेट है। अब यहाँ पे कोर्स में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। इस फोन में आपको 8 कोर्स देखने को मिलती हैं, जो कि Oppo का फोन है, जबकि Samsung में 10 कोर्स देखने को मिलती हैं। और जब हमने दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर को इन डेप्थ में टेस्ट करा, तो यहाँ पे हमें पता चला कि भाई Samsung का स्मार्टफोन ज़्यादा पावरफुल है, यहाँ पे कोर्स भी ज़्यादा है, और इसका जो टोटल स्कोर निकल के आता है ये 15 लाख के आसपास। वहीं Oppo के फोन में 13.3 लाख के आसपास इसका ANTUTU स्कोर निकल के आता है। एक स्टेप जब हम और आगे बढ़े कि भाई दोनों स्मार्टफोन में रेंडर टेस्ट किया जाए, काफी लोग वीडियो एडिट वगैरह करके सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं वीडियो, तो उनके लिए टेस्ट हमने परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे एक 4K फाइल हमने दोनों स्मार्टफोन में रेंडर करी है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो सैमसंग का स्मार्टफोन है इसने 2 मिनट 55 सेकेंड में ही रेंडर कर दिया वीडियो को, जबकि Oppo के स्मार्टफोन ने 6 मिनट 7 सेकेंड लगा दिए, लगभग डबल से भी ज्यादा टाइम। इसके अलावा भाई दोनों स्मार्टफोन में हमने BGMI की भी टेस्टिंग करी है। तो देखो दोनों स्मार्टफोन 90 FPS को सपोर्ट करते हैं, काफी स्मूथ प्लेबैक रहता है थोड़े टाइम तक, लेकिन जैसे जैसे आप गेम को खेलोगे थोड़ी देर में फोन हीट अप हो जाते हैं दोनों ही स्मार्टफोन्स, उसके बाद लैग करने लगते हैं भाई दोनों ही स्मार्टफोन्स। और हाँ, अगर आप हार्डकोर गेमिंग के लिए फोन ले रहे हो, मतलब आपका प्राइमरी गोल गेम है, तो भाई इन दोनों फोन में से कोई भी फोन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप पोको F7 ले सकते हो या फिर iQOO Neo 10 ले सकते हो, दोनों ही फोन गेमिंग के हिसाब से काफी बढ़िया है। इसके अलावा भाई दोनों स्मार्टफोन में आपको LPDDR5X टाइप की रैम देखने को मिल जाएगी, साथ में UFS 3.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। हाँ, यहाँ पे सैमसंग में एक एडवांटेज है कि अगर आप 256 GB लोगे तो आपको UFS 4.0 की स्टोरेज मिलेगी, तो कहीं ना कहीं Oppo से थोड़ा फास्ट स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगी सैमसंग के हायर वेरिएंट में। अब गाइस यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन का कैमरा कंपेयर करने से पहले एक बार AI फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो यार, Oppo के अंदर आपको भर के AI देखने को मिलती है, जहाँ पे फोटोज के अंदर आप काफी सारी चीजें कर पाएंगे। फोटोज के सेक्शन में एडिट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे परफेक्ट शॉट नाम से आपको एक AI फीचर मिलेगा, जिसके अंदर आप डिफरेंट तरीके से पोजेस वगैरह आप सेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप फोटो खींचते हुए कहीं और देख रहे हैं, बाद में उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। इवन अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो 7 से 8 फ्रेम बन के आ जाएंगे, आपको जो भी सही लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक इसी तरीके से आपको इरेज टूल देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा फोटो इनहेंस का फीचर आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे थोड़ा बहुत ब्लर रहेगा तो अनब्लर कर देगा। तो कुछ फीचर्स आपको AI के जरूर से देखने को मिल जाएंगे। रही बात सैमसंग गैलेक्सी S24 FE की, तो भाई आपको पता है कि गैलेक्सी AI कितना खतरनाक है, सबसे बढ़िया है भाई। अभी की डेट में अगर हम फ़ोन की बात करें तो यहाँ पे आपको फ्लैगशिप लेवल के जो AI फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा, S25 अल्ट्रा, तो सेम AI यहाँ पे भी इंप्लीमेंट करा गया है। अब गाइस यहाँ पे बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरे की।
तो भाई दोनों स्मार्टफोन में डिफरेंट तरीके आपको सेंसर देखने को मिल जाएंगे। जो Oppo Reno 14 है यहाँ पे ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। प्राइमरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, सेकेंडरी कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का है, जिसको आप अप टू 3.5x तक एज अ टेलीफोटो लेंस भी यूज़ कर सकते हैं। और जो तीसरा कैमरा है ये आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है और फ्रंट कैमरा इस फोन का 50 मेगापिक्सल का है। वही अगर हम बात करें सैमसंग गैलेक्सी S24 FE की, तो यहाँ पे जो प्राइमरी कैमरा है ये भी 50 मेगापिक्सल का ही देखने को मिलता है। इसके अलावा 12 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है इस फोन के अंदर। इसके अलावा जो तीसरा कैमरा है वो आपको 8 मेगापिक्सल का 3x ऑप्टिकल जूम के साथ देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे जो फ्रंट कैमरा है ये 10 मेगापिक्सल का दिया गया है। अब बारी है दोनों स्मार्टफोन की फोटोज की। देखते हैं भाई दोनों स्मार्टफोन में से बेटर फोटोज कौन कैप्चर करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों स्मार्टफोन में वाटरमार्क आपको दिख रहा होगा। इसमें है Oppo Reno 14, थोड़ा सा वाटरमार्क इसमें नीचे आता है और यहाँ पे सैमसंग में फोटो के ऊपर ही छप जाता है। अब ये फोटोज हमने 1x पे खींची है दोनों स्मार्टफोन के नॉर्मल मोड से, जो प्राइमरी कैमरा होता है उससे। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप देखोगे तो आपको क्लियरली डिफरेंस देखने को लगेगा कि यहाँ पे सैमसंग का स्मार्टफोन काफी नेचुरल कलर कैरी कर रहा है। अगर आप इसको जूम करके भी देखोगे, ये बाउंड्री वॉल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे काफी नेचुरल थोड़ा डार्क वाला बाउंड्री वॉल आपको दिख रही है एज कम्पेयर टू ओप्पो। यहाँ पे काफी लाइट है और लग रहा है कि यहाँ एकदम नया पेंट हुआ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। इसके अलावा अगर हम बात करें इस वॉल की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो वॉल है, इवन यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो काफी मिक्सअप सा हो गया है। लग रहा है कि सेम डिस्टेंस पे है, लेकिन अगर हम यहाँ पे जूम करें इस सैमसंग के स्मार्टफोन में, जो यहाँ पे वॉल है इसका कलर भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। इवन जो बैकग्राउंड है वो भी लग रहा है कि यहाँ काफी दूर है। तो डायनेमिक रेंज काफी बेटर है 1x मोड के अंदर सैमसंग की। बाकी फेस पे दोनों स्मार्टफोन में लाइटिंग है, ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं। कलर का यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जो सैमसंग है वो थोड़ा सा नेचुरल कलर पिक करता है, जैसे यहाँ पे शर्ट का कलर आप देख सकते हो, जबकि यहाँ पे ओप्पो का स्मार्टफोन थोड़ा सा जो कलर बूस्टेड टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ यहाँ पे कर रहा है। AI वगैरह थोड़ा ज़्यादा काम करता है इस ओप्पो के स्मार्टफोन में। बाकी अगर हम बात करें 2x की, तो ये फोटो हमने 50 mm पे खींची है दोनों स्मार्टफोन से, और ये पोर्ट्रेट मोड नहीं है। जब बात आती है पोर्ट्रेट मोड की, तो भाई यहाँ पे सैमसंग काफ़ी किल कर रहा है। यहाँ पे ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो बैकग्राउंड ब्लर है अगर आप जूम करके देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल है। लग रहा है कि हाँ आपने किसी हाई एंड DSLR कैमरे से खींची है। जबकि यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे इस ओप्पो के स्मार्टफोन को सैमसंग से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो एजिंग है वो तो प्रॉपर है, लेकिन काफ़ी बनावटी नकली सा यहाँ पे फोटो लग रहा है। और ये है 2x का पोर्ट्रेट मोड, और यहाँ पे भी सैमसंग काफी बेटर है, काफी नेचुरल फोटोज यहाँ पे देखने को लग रही है। और जब बात आती है टेलीफोटो लेंस की, तो यहाँ पे ओप्पो में आपको 3.5x टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है, और यहाँ पे सैमसंग के अंदर भी आपको टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जब टेलीफोटो लेंस को आप कंपेयर करोगे तो लगेगा कि हाँ दोनों फोटोज काफी बढ़िया क्लिक हो रही है। यहाँ पे बैकग्राउंड भी काफी बढ़िया है। और ये है अल्ट्रा वाइड मोड में दोनों स्मार्टफोन की फोटो। यहाँ पे आप देख सकते हो डायनेमिक रेंज चेक करने के लिए हमने ये फोटो खींची है। तो डिटेल्स ठीक ठाक है दोनों स्मार्टफोन के अंदर, जो क्लाउड वगैरह है वो आपको देखने को मिलेंगे। बाकी जब हमने सेम फोटो 1x पे खींची, तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी बड़ा डिफरेंस आपको देखने को लगेगा। अपोजिट द लाइट है ये फोटो। तो यहाँ पे जो ओप्पो है उसमें फेस थोड़ा सा मैनेज नहीं हो पाया, हल्का सा कलर जो है वो काफ़ी डार्क शो हो गया है। बाकी बैकग्राउंड की चीज़ें काफ़ी क्लियर हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे सैमसंग में फेस का कलर तो ठीक कैप्चर किया है, लेकिन यहाँ पे हल्का सॉफ्टनेस है और हल्की नॉइज भी आ रही है। उसके अलावा ये है 2x। तो अपोजिट द लाइट कंडीशन के अंदर मुझे लगता है कि ओप्पो थोड़ा बेटर काम करता है, लेकिन स्किन टोन उतना प्रॉपर नहीं है। बट यहाँ पे सैमसंग में जो फेस कैप्चर हुआ है वो थोड़ा सा हल्का धुंधला कैप्चर हुआ है, हल्का नॉइज भी आपको देखने को लग रही होगी। अब गाइस यहाँ पे देख लेते हैं फ्रंट कैमरा। तो भाई फ्रंट कैमरे के अंदर काफ़ी चीज़ें आपको सिमिलर देखने को मिलेंगी। कलर का यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। अगर आप यहाँ पे ग्रीनरी देखोगे तो ये थोड़ा बूस्टेड कलर यहाँ पे शो करता है, और यहाँ पे काफ़ी नेचुरल है। बाकी यहाँ पे ये है पोर्ट्रेट मोड, और पोर्ट्रेट मोड भाई बोके काफ़ी प्रॉपर है दोनों ही स्मार्टफोन्स का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे लो लाइट फोटोज़ की अगर हम बात करें तो दोनों स्मार्टफोन काफ़ी बढ़िया कैप्चर कर रहे हैं। और ये बिल्डिंग अगर आप जूम करके देखोगे तो इवन यहाँ पे जो ये चीज़ लगी हुई है यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्लियर आपको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे सैमसंग में थोड़ी सी नॉइज़ है। और ये है कुछ प्लांट्स वगैरह की फ़ोटो। तो भाई फोकस देखो रात में भी काफ़ी प्रॉपर करता है दोनों स्मार्टफोन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कभी कभी इसमें नॉइज़ और हल्की सी वाइट सी लेयर आ जाती है सैमसंग के स्मार्टफोन में अपोजिट द लाइटिंग कंडीशन के अंदर। और ह्यूमन फेस की अगर हम बात करें लो लाइट कंडीशंस के अंदर, तो ओप्पो रेनो 14 काफ़ी बेटर काम कर रहा है। अब देखो वैसे तो दोनों स्मार्टफोन्स की वीडियोस काफ़ी क्लियर आती हैं डे लाइट के अंदर भी, लेकिन लो लाइट में यहाँ पे सैमसंग में थोड़ा सा नॉइज़ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो सैमसंग है भाई ये 8K 30 FPS भी शूट कर सकता है, जो कि काफ़ी बड़ी बात होती है। हालांकि जो फुटेज रिकॉर्ड हो रही है ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 4K at 60 FPS पे। अब देखो यहाँ पे बात करें कि दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन पिक किया जाए, तो देखो यार काफ़ी सारी चीज़ें हमने बता दी दोनों स्मार्टफोन के बारे में। तो मुझे लगता है कि अगर आपका इन एंड फील थोड़ा सा बेटर रहे और कैमरा क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी रहे, तो मुझे लगता है ओप्पो
पोको रेनो 14 आप कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सैमसंग ब्रांड चाहिए और सैमसंग की वन यूआई चाहिए तो शायद ये वाला फ़ोन भी आप कंसीडर कर सकते हैं, और हो सकता है कि सेल में थोड़ा और कम प्राइस पे मिल जाए, तो एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस हो जाएगा। तो गाइस ये था कंप्लीट वीडियो जहां पे हमने बात की इन दोनों स्मार्टफोन के कंपैरिजन की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो भाई हिट दैट लाइक बटन, और ऐसे ही मस्त क्वालिटी की वीडियोस के लिए भाई इधर सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, दबा दो। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अगर आपने वो दबाया है तो। तब तक के लिए गुड बाय।